पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। 3 साल बाद उर्मिला सनावर के एक नए वीडियो और ऑडियो दावों ने मामले को और भी ज्यादा सुलगा दिया है और देहरादून पहुंची जो उर्मिला सावंकर है उन्होंने फिर से दावा किया है सनावर ने कि उनके पास अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत हैं, जिनसे एक वीवीआईपी और भाजपा के बड़े नेता की भूमिका सामने आती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ऑडियो के बाद राज्य भर में आक्रोश तेज हो गया है। इस बीच अंकिता के पिता ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है और विपक्ष और सामाजिक जो संगठन है उन्होंने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है और सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। और तो 11 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ उर्मिला सनावर ने जो वो एक बार फिर से सामने आई और उर्मिला सनावर की वीडियो जब सामने आई, कुछ नए सबूत उन्होंने अपनी तरफ से रखे हैं और उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी किसी के कब्जे में लिया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बाकायदा वीडियो बना करके एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी, उनको सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ दावे किए हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिरकार इस वक्त में उत्तराखंड के अंदर जो जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार होने क्या वाला है 11 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को राहुल गांधी भी इंदौर पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि वहां जो यात्रा कांग्रेस की न्याय यात्रा निकल रही है उसमें वो शामिल होंगे। और जिस प्रकार से दूषित जल को लेकर के वहां पर हंगामा मचा हुआ है, उसमें वो सरकार से कई सारी मांगे उठाएंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे ट्रंप को लेकर के, क्योंकि ट्रंप लगातार मोदी जी के बारे में रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में हलचल मच रही है। और अब तो हद ही कर दी है ट्रंप ने और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बुरी तरह से उन्होंने फजीहत करी है, जो केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि पूरे भारत की बेइज्जती है। ट्रंप ने कह दिया है कि राष्ट्रपति जब वो बने थे पिछले साल, तो फरवरी में मोदी जी जब उनसे मिलने आए थे तो वो ऐसे ही नहीं आए थे। उससे पहले मोदी जी ने उनको फोन किया था और उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। मतलब ट्रंप ने उनको इनवाइट नहीं किया बल्कि खुद मोदी जी ने रिक्वेस्ट करके ये सारी चीजें कही, ऐसा ट्रंप का दावा है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी ये बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड मामले को लेकर के पूरे देश भर में हंगामा तेज है और जिस प्रकार से लगातार सारी रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, सारे दावे, सारे वादे जो है वो सामने आ रहे हैं। इस बीच में अंकिता भंडारी के जो पिता हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है 11 तारीख को लेकर के। क्या कहा है उन्होंने, उनका छोटा सा उस दिन बंद का अपमान शांति ढंग से रखें और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। तो ये अंकिता भंडारी के पिता हैं और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि उत्तराखंड बंद का मैं आह्वान करता हूं 11 तारीख को। व्यापारी भाइयों से मैं कहता हूं कि आप बंद रखिए, यानी बाजार बंद रखिए, सड़क पर आइए, ये आह्वान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को छुआ भी, किसी की बहन बेटी के साथ कुछ भी उत्तराखंड की पुलिस ने करने की कोशिश की तो मैं जाकर वहां पर खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मुझे लगता है कि निर्भया के बाद में उत्तराखंड में जो पहाड़ों में इस वक्त में जिस तरीके से गर्मी दिखाई दे रही है, इस ठिठुरती ठंड के भीतर, ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। और इसके साथ ही साथ उर्मिला सनावर जो है, उनकी एक और ऑडियो और वीडियो सामने आई है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और पोस्ट करके कह रही है कि मैं असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने छुप कर रहना पड़ा था, तो मैं 9वें दिन सामने आई हूँ। क्या कहा है उन्होंने और क्या ऑडियो जारी किया है वो भी पहले सुनवाते हैं। अंकिता
ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज 5 जनवरी को बना रही हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो जो साक्ष्य की किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं रिकॉर्डिंग की डेट दिखा दूंगा आपको कि उसका टाइम पीरियड क्या है। क्योंकि मेरा फोन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कुछ भी पता, तो फिर भी एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए सुरेश दुष्यंत, ये रिकॉर्डिंग है 48 मिनट 33 सेकंड की, 2025 1/11 यानी कि 1 नवंबर की है ये रिकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। आपकी आवाज चली गई थी। अंकिता भंडारी को उसे प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने जाने थी कि उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पैगर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती भारतीय जनता जो भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मेरी डिस्प्ले टूट गई है। ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए डाल रही हूँ साक्ष्य के तौर पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से आप कहाँ थी, तो आप इसकी डेट देख लो, क्योंकि मेरा फोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी डेट देखो कि ये मेरे पास साक्ष्य कब आया। दोनों ये आया है उसका मुझे पता नहीं वो कहा था। 1 नवंबर सन 2025, 1 नवंबर सन 2025, ये एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्डिंग। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई पूरी की पूरी। तो सर ये ऑडियो जो है वो उर्मिला सनावर ने जारी की और उसके बाद वो अन्य वीडियो बना करके क्या कह रही हैं उत्तराखंड आते समय, वो भी सुनवाते हैं। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक हैं, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक SIT जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो सुना सर आपने उर्मिला सनावर को भी, अंकिता भंडारी के पिता को भी, और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आखिरकार उर्मिला सामने क्यों नहीं आ रही हैं, कहाँ चली गई हैं, कहाँ है वो। तो सारी बातें उर्मिला सनावर ने एक तरीके से किनारे कर दी और उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, SIT जांच का भी सामना करूंगी और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मैं हर तरह से लड़ूंगी। तो अब सर क्या लगता है आपको कि 11 तारीख को किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि 4 तारीख को जब मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और पुलिस से झड़प हुई और उसके बाद उन लोगों को वापस लौटना पड़ा। क्या 11 जनवरी को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, या फिर जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने वाले जो लोग हैं, जो इस समय सामने आए हैं, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं? जय संविधान। देखिए निधि, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो मैं भी उस आंदोलन में मैंने पार्टिसिपेट किया था।
क्योंकि ये देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो देश के जो हमारी संस्कृति और संस्कार है उसको बरकरार रखना चाहता है और भारत माता की छवि को पूरे विश्व के अंदर बरकरार रखना चाहता है। ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस बिटिया को न्याय दिलाए, जैसे उस समय न्याय दिलाने का आंदोलन चला था। और देखिए, बाकी लोगों ने तो जमा खर्च किया था, राहुल गांधी ने बिना बताए उसके भाई को पायलट बनवा दिया, उसके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया और उसकी मां ने इस चीज को एक्नॉलेज भी किया। देखिए, इस पिता की जो आवाज है, इस पिता की आवाज को लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो केवल लोगों से अपील करता हूं, देखिए बाकी राजनीति से हमें कोई लेना नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस के जमाने में हुआ था, हमने उसका विरोध किया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, हमने उसका विरोध किया था। आज मोदी जी जो इमरजेंसी लगा रहे हैं और देश की छवि को खराब कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हमने निर्भया कांड का विरोध किया था, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। और जिस प्रकार के दरिंदे ये घूम रहे हैं उत्तराखंड जैसी देवभूमि में, इन दरिंदों को दंड मिले। आप सोचिए, मतलब इस प्रकार की चीज क्या भारतवर्ष के अंदर होनी चाहिए कि कहां तो एक बांग्लादेश के अंदर 15 हिंदू मरते हैं, दुर्दांत उनकी हत्या होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चुप बैठती है, कुछ भी नहीं करती। मैंने 15 हिंदुओं को बचाने के लिए आप एक बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया हो, बल्कि स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया, स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। शाहरुख खान, SRK और सारे गोदी मीडिया ने चला के हम उसके प्लेयर को वापस कर देंगे, उन्होंने IPL का बायकॉट कर दिया, सारी शत्रुता बढ़ा दी और बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी तरह से समस्याग्रस्त कर दिया। तो ये स्थिति ये बना दी। वहां पे डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां लोग जो है सीवर का पानी पी के मर रहे हैं। तो हिंदू तो हर जगह मर रहा है, वो मध्य प्रदेश में मर रहा है, वो गुजरात में भी मर रहा है, वो बांग्लादेश में भी मर रहा है, और तलवार जो है लोग गाजियाबाद में बांट रहे हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोगों को बिना राजनीतिक किसी प्रकार की संबद्धता को दिखाते हुए, और मैं तो देहरादून और बाकी उत्तराखंड के गांव-गांव और वहां के पहाड़ी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ननिहाल है, तो पहाड़ियों से मेरे बहुत, और मेरे रिलेशन भी बहुत सारे पहाड़ी हैं, मुझे पता है कि बड़ी स्वाभिमानी कौम है। और अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आर्मी में जाते हैं, सेना में जाते हैं, बड़े जीवट वाले होते हैं, बड़े लड़ाका किस्म के होते हैं। लेकिन अगर आपके लड़ाकेपन का, आपका जुझारूपन का क्या फायदा अगर आप अपने घर की बेटियों को नहीं बचा पाते। एक बेटी चली गई, एक बाप जो है वो इस प्रकार से अपने को ऑफर कर रहा है। तो मैं तो केवल एक अपील कर सकता हूं, मैं ये अपील, और मैं गया था जंतर मंतर, अभी 3 दिन पहले मैं जंतर मंतर गया था, संडे को मैं जंतर मंतर गया था। जंतर मंतर में अंकिता आर्या का जो ये आंदोलन चल रहा था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और मैं वहां खड़ा रहा आधे घंटे। उम्र है, ठंड ज्यादा है, वरना मैं उत्तराखंड भी जाता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता। लेकिन मैं तो देश की जनता से ये कहता हूं कि वो कांग्रेस का जमाना था, इसलिए उस समय आप लोग सड़क पे आ गए, RSS वाले लोगों को लेके सड़क पे आ गए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। और वो लड़की एक हमारी बेटी है, बिल्किस बानो भी हमारी बेटी थी, ये लड़की भी हमारी बेटी है, और जितनी बेटियों के साथ उन्नाव की बेटी भी हमारी बेटी है, लखीमपुर खीरी की बेटी भी हमारी बेटी थी। और इस प्रकार से जो लोग भारत की सनातनी संस्कार और सभ्यता की बात करते हैं, वो अगर इस प्रकार का अनाचार बच्चियों के साथ करते हैं और हम लोग विरोध नहीं करते हैं, तो हमारा चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब पूरा का पूरा उत्तराखंड की महिलाएँ, वहाँ के जो जेन-ज़ी हैं, वो भी, जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी, सब के सब इसलिए सड़कों पर है कि वो कह रहे हैं कि हमारी देवभूमि में इस तरीके का जो वाक़या हुआ है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ, इस तरीके की घटना पहले कभी नहीं हुई। नाप तो पहले कभी पहाड़ों में होती थी। वो कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये सारी चीज़ें हो गई हैं, वरना पहाड़ों में बहुत ही शांति रहती थी हमेशा से, और इस तरीके की घटना कभी सामने नहीं आई है। और इसीलिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कल पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो जवाब दे रहे थे। पहले तो आए और उन्होंने कहा कि भई आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सारे सवालों के जवाब दूँगा। लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछने लगे, तो कहते हैं बस-बस मैं समझ गया, आगे के सवाल के जवाब मैं खुद दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप आए हैं तो आप क्या सवाल पूछने वाले हैं। उनके इस रवैये को लेकर के आप क्या कहेंगे कि इतना घमंडी जो उनका लहज़ा था, आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताने के लिए कि हम अंकिता भंडारी को न्याय देंगे, लेकिन उसी दौरान उनकी हँसी, ठिठोली, ठहाके सब कुछ चल रहे थे। अच्छा निधि, एक बात ये बताओ,
अगर वहां पे ये कांड हुआ था, उस कांड का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि सारे साक्ष्यों को, जितने भी एविडेंसेस हैं, उनको बचाया जाए, उनको रखा जाए, और वहां पे बुलडोजर चला के सारे साक्ष्यों को खत्म कर दिया। अगर वहां पे सीबीआई जांच की मांग हो रही थी तो सीबीआई की जांच, अबे सीबीआई भी तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के अंडर में है। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर सीबीआई जांच करे, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए और अंकिता आर्या को न्याय मिले, तो आप सीबीआई इंक्वायरी आपको करा देनी चाहिए थी। उसके बाद आप ये सोचें कि जो ये परिस्थिति बन गई, क्योंकि हो क्या रहा है असल में, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पता चल गया है, और मैं प्रूव करूंगा कि पता चल गया है कि वोट चोरी हो रही है, और वोट चोरी की वजह से इनको जनता की भावना को समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 700 किसान मर गए, 13 महीने किसान बैठे रहे, लेकिन ये चुनाव जीत गए। बिहार के अंदर 70,000 करोड़ का घपला हो गया, ये चुनाव जीत गए। 10,000 रुपए इन्होंने बांट दिया, चुनाव आयोग ने नहीं रोका, ये चुनाव जीत गए। असम के अंदर इन्होंने अनाउंस कर दिया 8,000 रुपए देंगे, पासा इन्होंने फेंक दिया है। अब एक चीज निधि बताओ, तुम अपने जरा विवेक का उपयोग करो। ये कह रहे हैं कि एसआईआर के अंदर हम लोग बिल्कुल सही लिस्ट बना रहे हैं। अभी तक आपको पता है बिहार के अंदर करोड़ों वोट कम हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर 4.25 करोड़ वोट कम हो गए, बंगाल के अंदर करोड़ों वोट कम हो गए। माने जहां जहां एसआईआर हो रही है वहां वोट कम हो रहे हैं। अच्छा, ये वोट कम कैसे हो रहे हैं? क्या जनसंख्या कम हो रही है? क्या मृत्यु दर जन्म दर से बढ़ी है? नहीं, इसका माने जनसंख्या तो बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो वोटर कम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपने जो पहले चुनाव कराए हैं 2019-24 के, और जो विधानसभा चुनाव कराए हैं, वो सारे के सारे फर्जी हैं। ये खुद प्रूव कर रहे हैं, ये खुद ही प्रूव कर रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में से मान लीजिए 90 करोड़ वोटर्स हैं और वो घट के 75 करोड़ रह जाते हैं, इसका माने 15 करोड़ फर्जी वोटर्स थे। और चुनाव आयोग ये कहता रहा कि हर इलेक्शन के पहले हम पुनर्निरीक्षण करते हैं, एसआईआर नहीं करते लेकिन हम रिव्यू करते हैं और घर घर जाके हमारे बेलोज चेक करते हैं। तो ये 15 करोड़ वोटर्स के वोट के आधार पे, क्योंकि ये हेराफेरी और फर्जीगिरी हुई है। और इस बार जैसे हरियाणा में राहुल गांधी ने बताया था कि ब्राजीलियन मॉडल ने न केवल उनका फोटो चिपका दिया गया, बल्कि उसके फोटो पे दूसरे लोगों ने वोट दे दिया, जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, और चुनाव आयोग कोई जवाब देने के तैयार नहीं है। तो ये जो धामी जी के अंदर ये साहस आता है, कारण क्या है भाई? धामी जी तो इलेक्शन हार गए थे विधानसभा का, कांग्रेस कैंडिडेट जीत गया था वहां पे, लेकिन दूसरी जगह से लड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग चाहिए जो जी हुजूर हों। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, धार के अंदर, और अब तो ये पता चल रहा है कि पूरा वहां पे अब राहुल गांधी भी जा रहे हैं भोपाल, इंदौर जाके वो आंदोलन भी छेड़ेंगे। देखिए, जनता को जागृत होना चाहिए, जनता को अपने अधिकारों के लिए जागृत होना चाहिए। अगर जनता अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होगी तो जनता के इतने बुरे दिन आ जाएंगे। सीवर का पानी, कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, भारत एक बहुत ज्यादा डेवलप, और कुछ लोग पत्रकार तो ये कहते हैं कि जब हम फ्लाइट करके बेंगलोर के अंदर आते हैं हमें लगता है किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री से हम डेवलप्ड कंट्री में आ गए। अगर डेवलप्ड कंट्री की ये परिभाषा है कि 1500 से ज्यादा लोग तो बीमार पड़ जाते हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में केवल नहीं, गुजरात के अंदर भी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है, ये तो हमारा एपेटाइट बड़ा स्ट्रांग है निधि। हम भारतीयों को असल में अशुद्ध पानी, अशुद्ध दूध, अशुद्ध सब्जी, फल, दवा खाने का इतना ज्यादा हमारी बॉडी एकस्टम्ड हो गई है कि हम लोगों को हर चीज पच जाती है। वरना इसका मतलब यह है कि जो 50% हमारे देश के गांव ऐसे हैं और शहर ऐसे हैं और कस्बे ऐसे हैं जहां पे सीवर ही नहीं है। भाई, अगर सीवर ही नहीं है आपके घर में तो मानी बात है कि अगर पानी के पाइपलाइन में कहीं भी लीकेज होगा, जो कह रहे हैं घर घर जल हम पहुंचाएंगे, जहां पाइपलाइन में लीकेज होगा और सीवर का पानी जमीन के अंदर जाएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा और हम लोग वही पिएंगे। लेकिन हमारे जान माल से इन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग के गठबंधन के से और बेईमानी करा के ये इलेक्शन जीत लेंगे। अब इन्होंने बंगाल के अंदर वही शुरू कर दिया।
जानबूझ के इन्होंने 15 हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को इन्होंने बढ़वा दिया, इंटेंशनली बढ़वा दिया। शाहरुख खान का जो मामला, भाई शाहरुख खान जूही चावला दोनों प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर्स ने वो खरीदने का निर्णय लिया नहीं था, वो तो मैनेजर्स ने लिया था। आपने शाहरुख खान को मुद्दा बना के वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार और बढ़वा दिया बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश के अंदर जितना ज्यादा हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ेगा उतना ये हिंदू मुसलमान करेंगे। अरे यार, तो अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो रोकेगा कौन? आपको रोकना है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को थोड़ी रोकना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को थोड़ी इसका दोष दे सकते हो। अगर इंदौर में सीवर का पानी पी के लोग मर रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को थोड़ी दोष दे सकते हो। धार में हो रहा है, गांधीनगर में हो रहा है, तो उसके लिए इन्हें दोष थोड़ी दे सकते हो। अरे तुम, ये कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन इनका केवल मुद्दा यह है चाहे देश बर्बाद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, आप सोचिए निधि, हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री की आज तक ये स्थिति हुई है क्या? कोई भी प्रधानमंत्री जाता था, अटल जी भी जाते थे, उनका बड़ा सम्मान होता था। और कभी अटल जी ने या नरसिम्हा राव ने या राजीव गांधी ने ये नहीं कहा कि हम बिटर एनिमीज हैं। ये लोग विदेश के सारी शक्तियों से तो बिछे जा रहे हैं, उनके सामने सरेंडर किए चले जा रहे हैं। सरेंडर नाम इसलिए पड़ गया है, और अपने देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। बुलडोजर, हर जगह बुलडोजर, हर जगह तोड़ फोड़। जाड़े के पीक आवर्स में रात को 12:30 बजे इनके बुलडोजर पहुंचते हैं। और अब ये हो रहा है, पहले तो मुसलमानों के तोड़ रहे थे तो ये अंधभक्त जो है बड़े खुश थे, अब अंधभक्तों का टूट रहा है। हमारे दिल्ली में भी अभी कल रात को 2 बजे कार्रवाई हुई है और खूब सारे मकान तोड़े गए हैं। 40-40, 50-50 लाख में गरीब लोगों ने 70-75 गज का प्लॉट लेके अपना मकान बनवाया था, वो सब तोड़ मारे इन्होंने। दिल्ली के अंदर पॉश एरिया में, लक्ष्मी नगर में निधि, एक परिवार जिसके बेटे की शादी 10 दिन के बाद होने वाली थी, वहां उस एरिया के गुंडे घुसे, धार गाड़ी से तोड़फोड़ की, नंगा करके उसके जो पति था उसको बेसमेंट में ले गए, उसको बुरी तरह से पीटा, बेटे को नंगा करके सड़क पे घसीट के पीटा, और पूरे दरिंदों की तरह। पुलिस आई, पुलिस ने उनको कपड़े पहनाए, उनको वो किया, लेकिन वो खुलेआम कहता फिर रहा है वहां पे, जो उनकी पत्नी ने बताया और सबने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रवक्ता हूं, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर। ये स्थिति है देश की। देखिए, हम लोग तो जान अपनी वो लेते हुए हम भी जानते हैं कि हम खतरे में हैं, क्योंकि गुंडे बदमाश तो हम है नहीं भाई, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, घर में रहते हैं, अपना देश हित में, राष्ट्र हित में हमको सच्चाई बतानी होती है। लेकिन अभी ये लोग समझ नहीं रहे। अच्छा, वो परिवार भी हिंदू परिवार है जिसकी पिटाई हुई है, ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं को छोड़ रहे हैं। ये जो अंकिता आर्या लड़की है, ये भी राजपूत है, और उत्तराखंड के अंदर राजपूतों की संख्या 50% है। सबसे ज्यादा राजपूत है, फिर ब्राह्मण है, फिर दलित है, और ओबीसी बहुत ही कम है। लेकिन वहां पे राजपूत, लेकिन अब करणी सेना को कोई उत्तेजना नहीं हो रही है। करणी सेना, राणा सांगा को कुछ कह दोगे तो रामजी लाल सुमन क्या चढ़ जाएंगे। और राजपूतों की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, अब क्योंकि सब गुंडे बदमाश मवाली जो एक साइड में आ गए, शरीफ लोग अपने हिसाब से जो हम लोग डिस्कशन में युद्ध कर सकते हैं करेंगे। हम सड़क पे लट तो चला नहीं सकते, ये हमें मार देंगे, क्योंकि सारे गुंडे बदमाश एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, तो हम इनसे आमने सामने की तो लड़ाई नहीं कर सकते। हम तो अपने देश के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से विशेषकर, और जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि हमारी अंकिता आर्य, हमारी बेटी को न्याय दिलवाओ, और तुम जो भी कर सकते हो करो। वहां पे जो औरतें लड़ाई लड़ रही हैं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाओ। जब बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो धामी हो या कोई हो, उसे न्याय देना पड़ेगा, वरना बेटी की आत्मा हम लोगों को कोस रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर, न्याय तो मिलना ही चाहिए। और दूसरा न्याय मिलना चाहिए सर जो अंधभक्त है उनको, क्योंकि वो बेचारे कहते रहते हैं कि भाई हमारे विश्वगुरु का डंका बज रहा है, लेकिन पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई ऐसे बयान दिए जिससे ना सिर्फ उनकी इज्जत डाउन हुई बल्कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। कभी ट्रंप ने कहा कि मोदी जी टैरिफ से डरते हैं, तो कभी कहा कि खुश करने का प्रयास किया, लेकिन अब मोदी जी को लेकर के ट्रंप का जो बयान सामने आया उसके आगे सारे बयान तो कुछ थे ही नहीं। क्या कहा ट्रंप ने, उनका छोटा सा बयान है, वो सुनवाते हैं।
relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो सर आपने सुना ट्रंप ने क्या कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट की और कहा कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं, और इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत का छोटा सा बयान है, वो भी सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज, जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। तो सर सुना आपने कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से बयान दिया है, मतलब बची कुछ इज्जत को भी मिट्टी मिला दिया। अब गोदी मीडिया तो यही बताता रहा कि मोदी और ट्रंप के मिलने से बिजलियां गिरती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कौन किसके पैरों में गिर रहा था, इसका खुलासा ट्रंप ने किया है। इसके बयान पर क्या कहेंगे आप? निधि, देखो हमारे यहाँ का कल्चर और विदेश का, अमेरिका का और यूरोप का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे पहली बात तो सर कहना, सर किसको कहा जाता है, यह है जो हम लोगों का गुलामी की मानसिकता है भारतीयों की। हम लोग हर गोरे आदमी को सर कहने लगते हैं। वहां पे नॉर्मली एक तो फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, और जब प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर से बात करता है तो वी कॉल हिम मिस्टर प्रेसिडेंट। जैसे मोदी जी ने बराक हुसैन ओबामा को मिस्टर प्रेसिडेंट न कहते हुए उन्हें बराक नाम से बुलाया था, तो उस समय भी असभ्यता थी। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अमेरिका, जैसे अभी किया इन लोगों ने, अंजना ओम कश्यप वगैरह ने, वहां क्रॉस लेग में जाके पुतिन के सामने बैठ गए, वो भी असभ्यता थी। सर नहीं कहते हैं, सर का माने होता है मालिक। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पौरस और उसकी बात है कि पुरु को जब ले गए तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा आई एम ए किंग, और एक कैप्चर्ड किंग के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा मेरे साथ होना चाहिए। तो भैया तुम 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो, और वो भी चलिए एक पुरानी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट है, लेकिन सम्मान एक दूसरे के प्रति। सर कहने का मतलब क्या आप उसके गुलाम हैं? अच्छा, उसने मजाक बना दिया, उसने पूरी कलई खोल दी। देखिए मैं बहुत डर रहा हूं निधि, मैं बहुत डर रहा हूं। जब से ये कांड हुआ है वेनेजुला वाला, तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया है। वेनेजुला में उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को किस मुद्दे पे उठाया? 3 मुद्दे पे उठाया। उनके जो आरोप हैं वेनेजुला पे 3 हैं। पहला ड्रग कार्टेल, दूसरा है वोट चोरी, और तीसरा है अमेरिका की बात ना मानना। भाई अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है वेनेजुला को बताना कि तुम क्या करो, मेरे हिसाब से करो। वो कहता है रूस से तेल क्यों खरीदा, रूस से युद्ध क्यों आपने सामग्री ली। अब तुम कौन होते हो बताने वाले? चौधरी थोड़ी हो तुम। अच्छा, यही तीनों चीजें भारतवर्ष में भी लागू हैं। ये सबको पता है कि अडानी पोर्ट से अरबों करोड़ों रुपए की ड्रग्स आई हैं। कुछ पकड़ी गई है, कुछ नहीं पकड़ी गई हैं। जो नहीं पकड़ी गई उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं हुआ, जो पकड़ी भी गई हैं उनके भी सोर्सेज पकड़ने का या जांच बिठाने का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है कि जैसे वो ड्रग कार्टेल चला रहे थे, आप भी ड्रग कार्टेल चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वोट चोरी का आरोप वहां लगा, वोट चोरी का आरोप हमारे यहां भी है। और वोट चोरी तो प्रूव कर दी, खुद कह दिया चुनाव आयोग ने कि हाँ वोट चोरी हुई है। अपने, मैंने जैसे पहले बताया, हर स्टेट के अंदर एसआईआर के बाद संख्या गिर रही है। अरे भैया, अगर उत्तर प्रदेश में भी गिर रही है, बंगाल में भी गिर रही है, तमिलनाडु में भी गिर रही है, केरला में भी गिर रही है, तो ये लोग गए कहां?
बढ़ तो कहीं रही नहीं। अच्छा, उसमें भी कल गुरदीप सिंह सप्पल ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनके नाम जहां से शिफ्ट हुए वहां से काट रहे हैं और जहां ऐड हुए वो ऐड नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ नाम निकाल देंगे, 15% नाम निकाल देंगे तो इलेक्शन सारे फर्जी हो गए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक मेरे को यह पता था कि भाई गौतम अडानी साहब के खिलाफ सम्मन इशूड है अमेरिकन कोर्ट से। अभी मुझे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने नई जानकारी दी, अब सम्मन नहीं है, वारंट है। और अमेरिका ने हमेशा हमारे यहाँ के ऐसे लोग जिन्होंने कोर्ट ने आदेश किया था उनको उन्होंने रिपेट्रिएट किया है, उन्हें भेजा है। और गौतम अडानी साहब को वारंट के बावजूद आप सारे सम्मेलनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी त्रिपुटी जी चले जाते हैं, कभी श्री राम मंदिर में चले जाते हैं, उनको वारंट इश्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उनके कानूनों की अवहेलना है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं गौतम अडानी साहब को उठा ना ले, क्योंकि अगर गौतम अडानी साहब को उन्होंने उठा लिया, मान लीजिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। मैं अपने देश के लिए चिंतित हूं, अपनी भारत माता के लिए चिंतित हूं। मुझे गौतम अडानी साहब, राहुल गांधी, मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल भारत माता से अंतर है। तो भैया अगर वारंट इश्यू है तो सौंपते क्यों नहीं हो? वारंट तामील कराओ और भेज दो अमेरिका। यार गौतम अडानी कोई बहुत बड़ी हमारे भारत माता से बड़े हैं क्या? बिल्कुल सर, इस पर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और अगर खामोशी ही लगातार बरती जाएगी तो फिर जाहिर तौर पर इससे लोगों में आशंकाएं पैदा होंगी कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना ज्यादा खामोश क्यों हैं, और दूसरे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के राष्ट्रपति के सामने इस प्रकार का रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।